Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. And we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 6th of April 2021. तो 6 अप्रैल 2021 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखते हैं। शुरू करने से पहले आपको बता दें कि हमने यूपीएससी प्रीलिम्स की करंट अफेयर्स रिवीजन सीरीज स्टार्ट की, जिसमें लगभग 40 लेक्चर्स हो चुके हैं। इसमें इंटरनेशनल रिलेशंस हो गया है, पॉलिटी हो गया है, एंड आपका इकोनॉमिक सर्वे हो गया है, इन्वायरमेंट वाला पार्ट कंप्लीट हो गया है, साइंस एंड टेक हो गया है, ज्योग्राफी वाला पार्ट कंप्लीट हो गया है। तो अगर आपको ज्वाइन करना है, यू कैन स्टिल ज्वाइन द सीरीज। सारे लेक्चर्स आपके लिए अवेलेबल रहेंगे। पीडीएफ हमने अवेलेबल कराई हुई है इस बार, तो आपको सारे लेक्चर्स की पीडीएफ भी मिल जाएगी। सो दोज हु वांट टू ज्वाइन दे कैन ज्वाइन। सीसैट कोर्स भी है। इसके अलावा हमारा टेलीग्राम चैनल जो कि मैंने नया स्टार्ट किया है, आप ज्वाइन करना चाहेंगे तो t.me/TEMSIAS, दिस इज द लिंक फॉर दैट, t.me/TEMSIAS। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। शुरू करते हैं आज के न्यूज़ एनालिसिस के साथ। सबसे पहले आज के सवाल जिनके जवाब आपको देने हैं। पहला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स आर यूज्ड इन कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी। कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी में से कौन से मेथड्स यूज होते हैं? पहला ऑप्शन है इंक्रीजिंग द कैश रिजर्व रेशियो, दूसरा है सेलिंग द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, थर्ड इज इंक्रीजिंग द टैक्स रेट्स, एंड फोर्थ इज डिक्रीजिंग द टैक्स रेट्स। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन से मेथड्स कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी के हैं। तो कई बार मैंने आपको बताया है, आप प्लीज इसको सही करिएगा। ऑप्शंस आर 1 and 2 ओनली, 1 and 3 ओनली, 1, 2 and 4 ओनली, या 2, 3 and 4 ओनली। क्वेश्चन नंबर 2 इज विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज ओपन आउट टू द साउथ चाइना सी। इनमें से कौन सी कंट्रीज साउथ चाइना सी में ओपन होती है? तो कल भी मैंने आपको मैप दिखाया था इसका। फर्स्ट इज लाओस, सेकंड इज सिंगापुर, थर्ड इज फिलीपींस, फोर्थ इज वियतनाम। आपको बताना है इनमें से कौन सी ओपन होती है इन साउथ चाइना सी। ऑप्शंस आर 1, 3, 4 ओनली, 1, 2, 3 ओनली, 2, 3, 4 ओनली, या 1, 2, 4 ओनली। थर्ड क्वेश्चन इज नरोपा इज एन एनुअल फेस्टिवल ऑफ। नरोपा इनमें से कहाँ का एनुअल फेस्टिवल? ऑप्शंस आर ए सिक्किम, बी लद्दाख, सी अरुणाचल प्रदेश, फोर्थ नागालैंड, डी नागालैंड। Which of the following options are correct? These are the 3 questions for you today. Please do try to answer these questions in the comment section below. अब आज का मैप मैं आपको बताता हूँ। देखो, आज का जो मैप मैंने लिया है वो है आइलैंड्स ऑफ द इंडियन ओशन। तो इंडियन ओशन के आइलैंड्स क्यों इंपॉर्टेंट है? देखो, इंडियन ओशन एक तो रीजन बहुत ज़्यादा अपने आप में इंपॉर्टेंट है ना। और इंडियन ओशन के आइलैंड्स की अगर वो पूछेगा तो लोकेशन पूछ सकता है, या तो नॉर्थ टू साउथ कुछ इंपॉर्टेंट आइलैंड्स पूछ सकता है। तो बहुत जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वही वाले मैं आपको बता रहा हूँ। देखो, इंडियन ओशन जो है उसका नाम जो है वो इंडिया से मिलता है, ये आप सबको पता होना चाहिए। ये वाली बात तो आपको सबको पता होगी, ठीक है। तो ये आपको दिख रहा होगा, दिस इज योर इंडिया, है ना। इंडिया है, इधर आपका अरेबियन सी पड़ता है, इधर बे ऑफ बंगाल पड़ता है। दिस इज अरेबियन सी एंड दिस इज द बे ऑफ बंगाल वाला पार्ट, ठीक है। अब आइलैंड्स की बात करते हैं। ये जो ग्रुप है ना, ये आइलैंड ग्रुप्स हैं यहाँ के, और इनकी लोकेशन थोड़ा इंपॉर्टेंट होती है। कौन सा कहाँ लोकेटेड है, कौन सा नॉर्थ में है, कौन सा साउथ में है, कुछ इंपॉर्टेंट स्पेशली। जैसे यहाँ पे आपको मालदीव्स दिख रहा होगा, ये हमारा नेबर भी है मालदीव्स का ही, इस सार्क का मेंबर भी पड़ता है। सार्क का मेंबर ये मालदीव्स, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे ये फिर नीचे आप देखो, यहाँ पे डियागो गार्सिया, ये यूएस का एक बेस भी है, यूएस का बेस है। डियागो गार्सिया आपके यूएस का एक बेस भी है ना, आपको दिख रहा होगा। तो मालदीव्स ऊपर है क्या, डियागो गार्सिया, एंड देन यहाँ पे मॉरिशियस। अब सपोज आपको एक क्वेश्चन आता है, अरेंज द फॉलोइंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, और 1, 2, 3 में आपको दे देंगे। 1 में दे देगा मालदीव्स, सेकंड में दे देगा डियागो गार्सिया, थर्ड में दे देगा मॉरिशियस। तो आपका आंसर हो जाएगा 1, 2 एंड 3, नॉर्थ टू साउथ, यही अरेंजमेंट है। तो इस तरीके से क्वेश्चन के लिए आपको तैयार रहना है। कैसा मैंने बताया, अरेंज द फॉलोइंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, इधर मालदीव्स, डियागो गार्सिया और मॉरिशियस दे दिया, ठीक है ना। ये वाला ग्रुप तो हो गया। अब दूसरा यहाँ पे सिशल्स, अजम्पशन आइलैंड, अगलेगा आइलैंड एंड मेडागास्कर, ये भी आपको थोड़ा याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये ग्रुप भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सिशल्स इंपॉर्टेंट है, अजम्पशन आइलैंड इंपॉर्टेंट है, अगलेगा आइलैंड इंपॉर्टेंट है, एंड मेडागास्कर इंपॉर्टेंट है। तो सिशल्स, अजम्पशन आइलैंड, अगलेगा आइलैंड एंड मेडागास्कर, ये नॉर्थ टू साउथ का ऑर्डर है, ठीक है ना। इसको साम भी आप इंग्लिश में हिंदी में कोड याद रख सकते हैं, शाम 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 बोलते हैं ना। तो कोई अच्छे से अगर शाह को शाह नहीं बोलता, सा बोलता तो शाम बोलेगा ना, तो शाम हो गया। सिशल्स हो गया, अजम्पशन आइलैंड हो गया, अगलेगा आइलैंड हो गया, फिर मेडागास्कर हो गया, ठीक है ना। अजम्पशन, फिर अगलेगा एंड फिर मेडागास्कर, ठीक है ना। सिशल्स, अजम्पशन, अगलेगा, मेडागास्कर इधर, और यहाँ पे एमडीएम हो गया, मालदीव्स, डियागो गार्सिया एंड मॉरिशियस, मालदीव्स, डियागो गार्सिया एंड मॉरिशियस, नॉर्थ टू साउथ, ठीक है ना।
थोड़ा सा यहाँ पे भी ऑर्डर देख लीजिए, जैसे अजम्पशन आइलैंड ऊपर है, अगलेगा नीचे है, अजम्पशन ऊपर है, मॉरिशियस नीचे है। देखो यहाँ पे भी आपको पता होना चाहिए कि अजम्पशन ऊपर है, देखो ये मॉरिशियस नीचे है बिल्कुल, है ना। अगलेगा ऊपर है, मॉरिशियस नीचे है। सपोज ये 3 दे दिया, अजम्पशन, अगलेगा और मॉरिशियस दे दिया, तो ऐसा भी पूछ सकता है। तो ये आपको थोड़ा ऑर्डर याद रखना पड़ेगा। दिस इज द मैप, आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। एंड इतने ग्रुप्स अगर आपको याद है आइलैंड के, तो आप गलती नहीं करेंगे इस क्वेश्चन में, मोस्ट प्रोबेबली अगर यहाँ से क्वेश्चन आता है। थोड़ा सा अगर आपको ऑर्डर भी याद है और ये पता है आपको, तो आप गलती नहीं करेंगे मोस्ट प्रोबेबली। सो दैट इज इट फ्रॉम दिस मैप। आगे मूव करते हैं, देखते हैं हम, लेट मी सी दैट ऑल्सो। ओके, तो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं न्यूज़ एनालिसिस पार्ट से। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द न्यूज़ एनालिसिस पार्ट। तो यहाँ पर जो सबसे पहली बेसिक न्यूज़ हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो बेसिक न्यूज़ आइटम है वो है अप्रैल 4, 2021 द मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज शांति अग्रोसेना 2021। तो शांतिर अग्रोसेना 2021 क्या है? एक मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज है विच हैज़ बिगन एट द बंगबंधु सेना निवास बांग्लादेश। तो बांग्लादेश में स्टार्ट हुआ है शांतिर अग्रोसेना 2021 and this is to commemorate the birth centenary of बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान। तो बर्थ सेंटेनरी ईयर मनाया जा रहा है किसका? बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान का। एंड फॉर दैट दिस शांतिर अग्रोसेना 2021 मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज हैज बीन स्टार्टेड। तो इसको आप याद रखिएगा, ठीक है ना। आगे मूव करते हैं द वजीर एक्स। वजीर एक्स इज वन ऑफ द लीडिंग क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस। वजीर एक्स क्या है? एक क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है। इसने रिसेंटली इंडिया का पहला मार्केट प्लेस लॉन्च किया है फॉर एनएफटी। एनएफटी यानी कि नॉन फंजिबल टोकन। मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया था आई थिंक, नॉन फंजिबल टोकन क्या होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई आर्ट वर्क है, फॉर एग्जाम्पल कोई म्यूजिक एल्बम है, अगर मैं उसको टोकन के रूप में निकालूं, एक डिजिटल करेंसी के रूप में निकालूं और उसकी कॉस्ट लिमिटेड कर दूं, तो उसको नॉन फंजिबल टोकन बोलते हैं, ठीक है ना। फंजिबल टोकन तो ऐसी चीज़ है जिसको बेच करके आपने तुरंत लिक्विडिटी में कन्वर्ट कर दिया, लेकिन नॉन फंजिबल टोकन में आपकी रिप्लेसमेंट वैल्यू नहीं रहती है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल दे देता हूँ फंजिबल वर्सेज नॉन फंजिबल में। तो मैं आपको बता देता हूँ, जैसे फंजिबल में आपके पास 100 रुपये का नोट है। अब आपके पास एक 100 रुपये का नोट है, तो मैं उसके बदले में अगर आपको 10 रुपये का नोट दे दूँ तो भी आपका 100 रुपये का ही काम करेगा। मतलब ये आपका 100 रुपीज़ का नोट रिप्लेस हो गया बाय 10 रुपीज़ नोट। एक 100 रुपीज़ के नोट को रिप्लेस कर दिया आपने 10 रुपीज़ नोट से। ये होती हैं फंजिबल टोकन, जिनको आप रिप्लेस कर सकते हैं बाय यूजिंग सम डिफरेंट करेंसी। लेकिन नॉन फंजिबल टोकन आप रिप्लेस नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल अगर मेरा कोई म्यूजिक एल्बम आता है, तो उसको आप किसी दूसरे के म्यूजिक एल्बम से रिप्लेस नहीं कर सकते, है ना। ये नहीं बोल सकते कि अच्छा चलो ये शुभम सर का म्यूजिक एल्बम है तो उसको दो विनोद और मुकेश के म्यूजिक एल्बम से रिप्लेस कर देते हैं, ऐसा नहीं हो सकता, है ना। तो दैट इज नॉन रिप्लेसेबल, सो दैट इज द नॉन फंजिबल टोकन, ठीक है। रिप्लेसमेंट के हिसाब से होता है बेसिकली। तीसरा जो न्यूज़ है, इन द फर्स्ट 4 months ऑफ द इथेनॉल सप्लाई 2020-21 इंडिया हैज़ रीच्ड मोर देन 7.2% ब्लेंडिंग। तो इथेनॉल की ब्लेंडिंग में हम लगभग 7.2% तक पहुंच चुके हैं। इंडिया का टारगेट क्या है कि 2022 तक लगभग 10% की इथेनॉल ब्लेंडिंग होनी चाहिए। 10% इथेनॉल ब्लेंडिंग बाय 2022, दिस इज द टारगेट फॉर इथेनॉल ब्लेंडिंग। इसको भी याद रखेगा कि इंडिया का जो इथेनॉल ब्लेंडिंग का टारगेट है वो 2022 तक 10% का है। इन 2022 इट इज़ 10%। तो लगभग हम उसके पास पहुंच रहे हैं, 7.2% ऑलरेडी हमने अचीव कर लिया है। अगली जो न्यूज़ है वो है नेशनल मैरीटाइम डे। नेशनल मैरीटाइम डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 5th of April. The first National Maritime Day was celebrated in 1964 and this day is dedicated to seafarers. तो seafarers के लिए डेडिकेटेड है नेशनल मैरीटाइम डे और 5 अप्रैल को सेलिब्रेट होता है नेशनल मैरीटाइम डे। पहला जो नेशनल मैरीटाइम डे था वो 1964 में सेलिब्रेट किया गया था। अगली जो न्यूज़ है वो है डिफेंस रिसर्च एंड डीआरडीओ मतलब डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि डीआरडीओ ने रिसेंटली बनाई है एडवांस शाफ्ट टेक्नोलॉजी। अब एडवांस शाफ्ट टेक्नोलॉजी क्या ही काम करती है? इट इज़ टू सेफगार्ड द नेवल शिप्स अगेंस्ट द मिसाइल अटैक्स। तो याद रखेगा, एडवांस्ड शाफ्ट टेक्नोलॉजी इज बेसिकली यूज्ड फॉर प्रोटेक्टिंग द सेफगार्डिंग द नेवल शिप्स अगेंस्ट द मिसाइल अटैक्स। तो मिसाइल अटैक्स के अगेंस्ट बचाने के लिए यूज होती है। वन ऑफ द डीआरडीओज लेबोरेटरीज विच इज लोकेटेड इन जोधपुर हैज डेवलप्ड द 3 वेरिएंट्स ऑफ एडवांस शाफ्ट टेक्नोलॉजी। तो जोधपुर की जो लैब है डीआरडीओ की, उसने इसको बनाया है। एंड 3 ये जो वेरिएंट्स हैं क्या क्या है? शॉर्ट रेंज शाफ्ट रॉकेट, लॉन्ग रेंज शाफ्ट रॉकेट एंड मीडियम रेंज शाफ्ट रॉकेट। तो कुल मिलाकर के किसको डिफेंस करेगी? ये प्रोवाइड करेगी, इट इज़ टू प्रोवाइड सेफगार्ड टू नेवल शिप्स अगेंस्ट द मिसाइल अटैक्स। तो नेवल शिप्स को मिसाइल अटैक्स से बचाने के लिए बेसिकली शाफ्ट टेक्नोलॉजी बनाई गई है डीआरडीओ द्वारा।
अगली है ट्राइफेड, यानी कि ट्राइबल कोऑपरेटिंग मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। जो ट्राइफेड है उस जो कि मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंतर्गत काम करती है, उसने संकल्प से सिद्धि लॉन्च किया है। तो ट्राइफेड विच कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स हैज रिसेंटली लॉन्च्ड संकल्प से सिद्धि। अब संकल्प से सिद्धि क्या है? इट इज अ 100-day ड्राइव, 100 दिनों का प्रोग्राम है। द मेन एम ऑफ द ड्राइव इज टू एक्टिवेट द वन धन विकास केंद्र। तो वन धन विकास केंद्र को एक्टिवेट करना इसका काम है। बेसिकली वन धन विकास केंद्राज को एक्टिवेट करना ऐसा काम है इन ट्राइबल विलेजेस, और ताकि जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूसर ये सब चीज़ें हैं वहाँ पे वन धन विकास केंद्राज के थ्रू जा सकें और जो ट्राइबल्स हैं उनका भला हो सके। एंड इट विल कवर नियरली 1500 विलेजेस इन इंडिया। लगभग 1500 गाँवों को कवर करेगा संकल्प से सिद्धि प्रोग्राम के अंतर्गत। तो ये आपको याद होना चाहिए। दीज वर द न्यूज़ आइटम्स फ्रॉम द फ्रंट पेज, और दूसरे वेबसाइट्स के भी न्यूज़पेपर थे इसमें। अब मैं आपको थोड़ा आंसर्स बता दूं जो क्वेश्चंस मैंने पूछे हैं। पहला सवाल मैंने आपसे पूछा था कि इनमें से कौन से कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी हैं। कॉमन सेंस देखो, कॉन्ट्रैक्शन एक होता है एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी। एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी मतलब कि आप क्या कर रहे हैं, आप ग्रोथ बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। एक्सपेंशनरी वो होती है जो ग्रोथ बढ़ाने का काम करती है। कॉन्ट्रैक्शनरी वो होती है जिसमें ग्रोथ घटती है लेकिन आपका इन्फ्लेशन कंटेन होता है। तो ऐसी कौन सी पॉलिसी है जिससे कि कॉन्ट्रैक्शनरी है, अब आपको बताना है। अब जैसे कैश रिजर्व रेशियो बढ़ाना, यस, कैश रिजर्व रेशियो बढ़ाना कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी है, क्योंकि कैश रिजर्व रेशियो बढ़ाने से आपका बैंक्स कम लोन दे पाते हैं, इस कारण से बाहर मार्केट में पैसा कम जाता है। कुल मिलाकर के मैं आपको बता दूं, अगर मार्केट में पैसा ज़्यादा जा रहा है तो वो एक्सपेंशनरी पॉलिसी है, अगर मार्केट में पैसा कम जा रहा है या मार्केट से पैसा गायब हो रहा है तो वो कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी है। बस इतना आप दिमाग में रखो। तो पहला है कैश रिजर्व रेशियो बढ़ाना। कैश रिजर्व रेशियो बढ़ाने से मार्केट में पैसा कम जाएगा, इसलिए ये कॉन्ट्रैक्शनरी है। यस, फर्स्ट हो गया। गवर्नमेंट की सिक्योरिटी को बेचना। अब गवर्नमेंट की सिक्योरिटी को अगर आप बेच रहे हैं, इसका मतलब है कि आप आरबीआई बेचेगा तो आरबीआई के पास पैसा आएगा। अब आरबीआई के पास अगर पैसा आ रहा है तो मतलब कि मार्केट में पैसा कम जा रहा है, तभी तो आरबीआई के पास पैसा आ रहा है। तो यस, सेलिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटी विल ऑल्सो बी दैट। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी को बेचना भी कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी है। इस तरह को कितना इजीली सवाल आप कर पा रहे हैं। तीसरा है इंक्रीजिंग द टैक्स रेट। अब टैक्स रेट बढ़ाने से क्या होता है, ऑब्वियसली बात है, जब टैक्स रेट बैंक आरबीआई बढ़ा देता है तो क्या होता है कि बाकी के बैंक से अपना रेट बढ़ा देते हैं और लोन कम जाता है। जब लोन कम जाता है तो फिर यहाँ से ही पैसा आ जाता है। तो थर्ड भी हो जाएगा बिल्कुल। डिक्रीजिंग द इंटरेस्ट रेट, ये गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि डिक्रीज अगर इंटरेस्ट रेट हो जाएगा तो बाहर लोग लोन ज़्यादा लेंगे और ये एक्सपेंशनरी पॉलिसी हो जाएगी। तो चौथा नहीं है। तो 1 2 3 विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। 1 2 3 विल बी द आंसर फॉर दिस, है ना। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन था। इंक्रीजिंग द कैश रिजर्व रेशियो और सेलिंग द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, इंक्रीजिंग द टैक्स रेट, दीज वर द 3 ऑप्शन, ठीक है ना, याद रखिएगा। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज ओपन आउट टू द साउथ चाइना सी। इनमें से कौन सी कंट्रीज साउथ चाइना सी में ओपन होती हैं। तो ये भी आसान क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे आसान क्यों है, क्योंकि लाओस तो नहीं होती, आपको पता होना चाहिए। तो 1 तो पहले ही हट गया, तो आंसर बचा सी, 2 3 4 या सिंगापुर, फिलीपींस एंड वियतनाम। तीसरा सवाल था नरोपा। नरोपा इज एन एनुअल फेस्टिवल ऑफ, नरोपा कहाँ का एनुअल फेस्टिवल है। ऑप्शंस आर ए सिक्किम, बी लद्दाख, सी अरुणाचल प्रदेश, डी नागालैंड। इसका करेक्ट आंसर है लद्दाख। तो बी विल बी द आंसर फॉर दिस, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या रहेगा, बी विल बी द आंसर फॉर दिस। तो इसका आंसर मैंने आपको बता दिया, लद्दाख इसका आंसर है। अब एक करेक्शन आप यहाँ पे कर लें। देखो पहला क्वेश्चन जो मैंने बताया था उसमें तीनों ही कॉन्ट्रैक्शनरी है, 1 2 3 तीनों कॉन्ट्रैक्शन, लेकिन सिर्फ क्वेश्चन सेंस पूछा हुआ है कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी। करेक्शन ये है कि ये जो आपका टैक्स रेट वाली है पॉलिसी, ये आपकी किस में चली जाएगी, ये फिस्कल में चली जाएगी। तो है ये भी एक कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी, लेकिन ये फिस्कल पॉलिसी, इसलिए ये गलत गड़बड़ हो जाएगा। मैंने इसको इंटरेस्ट रेट पढ़ा, टैक्स रेट नहीं पढ़ा, इंटरेस्ट रेट पढ़ा था। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2 ओनली, ठीक है ना। वैसे इस क्वेश्चन के साथ अदरवाइज कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी बोले तो अगर जो मैंने फंडा बताया वही आपको यूज करना है। कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी आपका वही है। तो इसका आंसर ए 1 और 2 हो जाएगा, ठीक है ना। आप देख सकते हैं। तो आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स है जिनके बारे में को डिस्कस करना है। यू कैन ऑल्सो मूव विद मी। आगे मूव करते हैं और क्या क्या इंपॉर्टेंट न्यूज है। एडिटोरियल में आते हैं। पहला जो एडिटोरियल है काफ़ी इंपॉर्टेंट, बहुत प्यारा एडिटोरियल है, द पिलर्स ऑफ एन इक्विटेबल पोस्ट कोविड-19 कोविड इंडिया। तो पिलर्स क्या क्या होंगे इक्विटेबल पोस्ट कोविड इंडिया के, तो उसके बारे में ऑथर ने बताया है। सबसे पहले ऑथर ने बताया कि देखो द इकोनॉमिक शॉक, जो पैंडेमिक के कारण इकोनॉमिक शॉक आया है वो बहुत ज़्यादा सीवियर था इंडिया के लिए। इसके 2 कारण थे। पहला ऑथर ने बताया कि पहला रीज़न तो ये था कि प्री कोविड-19 का टाइम अगर आप देखो तो भी इकोनॉमिक स्लो डाउन कर रही थी
ऑलरेडी इकोनॉमिक स्लो डाउन कर रही थी, अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा थी, रूरल डिस्ट्रेस काफ़ी ज़्यादा था, मैल न्यूट्रिशन फैला हुआ था। तो इनइक्वालिटी पहले भी थी, मैल न्यूट्रिशन पहले भी था, अनएम्प्लॉयमेंट पहले भी था, और मतलब कि जो इकोनॉमी थी स्लो डाउन के कंडीशन में। तो ऐसा नहीं था कि प्री कोविड हम बहुत अच्छी कंडीशन में थे, तो प्री कोविड ऑलरेडी हम प्रॉब्लम में थे, इस कारण से हमारे पास जब पैंडेमिक आया तो हम और ज़्यादा परेशान हो गए, ये सारी चीज़ें एक्सेजरेट हो गई, ठीक है ना। दूसरा जो इसमें सेकंड है, इंडियाज लार्ज इनफॉर्मल सेक्टर इज़ पर्टिकुलरली वल्नरेबल। इंडिया का जो इनफॉर्मल सेक्टर है वो बहुत ज़्यादा वल्नरेबल है और इनइक्वालिटीज़ आर इंक्रीजिंग। अब आपको पता होना चाहिए कि इंडिया की ऑलरेडी जो बहुत सारी पॉपुलेशन है वो इनफॉर्मल सेक्टर में काम करती है। इनफॉर्मल सेक्टर में काम करती है, तो जब पैंडेमिक आया तो उनको हायर एंड फायर वाली पॉलिसी के तहत बहुत इजीली फायर कर दिया गया। तो मतलब वही वाली बात है कि इनफॉर्मल सेक्टर के कारण सिंस हमारी इकोनॉमी में जो एम्प्लॉयमेंट है वो इनफॉर्मल में बहुत ज़्यादा है, लगभग 90% के आसपास है। ये भी एक रीज़न था कि पैंडेमिक के कारण ये सारी चीज़ें वाइड हो गई, जो गैप थे और ज़्यादा बड़े हो गए। अब यहाँ पे ऑथर ने 3 स्टेज स्ट्रेटजी बताई है, 3 pronged अप्रोच बताई है फॉर रिड्यूसिंग द इनइक्वालिटी। मतलब कि अगर आपको इनइक्वालिटी को घटाना है तो आपको 3 चीज़ों पे फोकस करना चाहिए। फर्स्ट है फोकस ऑन एम्प्लॉयमेंट एंड वेजेस, फर्स्ट इज यू शुड फोकस ऑन एम्प्लॉयमेंट एंड वेजेस। सेकंड इज राइजिंग द ह्यूमन डेवलपमेंट को बढ़ाने की। एंड थर्ड इज क्वासी यूनिवर्सल बेसिक इनकम, ठीक है ना, एंड सोशल सेफ्टी नेट्स। तो ये 3 चीज़ें अगर आप करें तो इनइक्वालिटीज़ को घटाया जा सकता है। एक एक करके इसमें डिस्कस करते हैं। पहला जो पॉइंट ऑथर ने बताया वो क्रिएटिंग द क्वालिटी प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट। सबसे पहली जो अप्रोच होनी चाहिए गवर्नमेंट की वो ये होनी चाहिए कि वो क्वालिटी एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाएं, क्वालिटी एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करें। दैट शुड बी द सेंट्रल अप्रोच, ठीक है ना। और अब देखो एम्प्लॉयमेंट के भी अलग अलग चैलेंजेस हैं, 7 चैलेंजेस ऑथर ने बताए। जैसे पहला है कि क्रिएटिंग प्रोडक्टिव जॉब्स फॉर 7 to 8 मिलियन पर्सन पर ईयर। सबसे बड़ा चैलेंज तो ये कि आप प्रोडक्टिव जॉब्स कैसे बनाएंगे 7 से 8 मिलियन पॉपुलेशन पर ईयर के लिए। देन करेक्टिंग द मिसमैच बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई। आपको ऐसा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना है जो डिमांड एंड सप्लाई के मिसमैच को फुलफिल करे। मतलब ऐसा नहीं कि कुछ भी आप किसी भी फील्ड में एम्प्लॉयमेंट बना रहे हैं, जिस फील्ड में आपके यहाँ स्किल ही नहीं है उसी फील्ड में आप बढ़ाते जा रहे हैं। एक और इशू ये है कि इंडिया में केवल 2.3% इंडिया का जो वर्कफोर्स है उसको फॉर्मल स्किल ट्रेनिंग मिली है, कंपेयर्ड टू 96% इन साउथ कोरिया। साउथ कोरिया में अगर हम देखें तो 96% लोगों को फॉर्मल स्किल ट्रेनिंग मिली है, जापान में 80% को, और यूनाइटेड स्टेट्स में 52% को। लेकिन इंडिया में केवल 2.3% वर्कफोर्स है जिसको कि फॉर्मल स्किल ट्रेनिंग मिली है। फिर स्ट्रक्चरल चैलेंजेस आते हैं, एंड जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग में ग्रोथ ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ उल्टा होता है। हमारे यहाँ एग्रीकल्चर में 50% लोग लगे हुए हैं, ठीक है ना। मैन्युफैक्चरिंग में ज़्यादा होना चाहिए, सर्विस सेक्टर में ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ स्ट्रक्चरल चैलेंजेस ये हैं कि हमारा स्ट्रक्चर ही नहीं फॉलो होता प्रॉपर। तो हमारे एग्रीकल्चर में आज ही 50% से ज़्यादा लोग लगे हुए हैं, ठीक है ना। ये सारे इशूज़ ही हैं, ठीक है। हमको फोकस करना चाहिए MSME में, और इनफॉर्मल सेक्टर्स को मतलब कि ज़्यादा फॉर्मलाइजेशन भी करने की कोशिश करनी चाहिए। ऑटोमेशन के लिए तैयार होना है, टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशन है, ये सारे चैलेंजेस जिनको हमको ओवरकम करना है, तभी हम प्रोडक्टिव क्वालिटी जॉब्स क्रिएट कर पाएंगे। दूसरा जो ऑथर ने अप्रोच बताया वो है कि प्रोडक्टिव जॉब्स बस नहीं क्रिएट करना है, प्रोडक्टिव ह्यूमन बींग्स को भी क्रिएट करना है। मतलब कि सिर्फ प्रोडक्टिव जॉब्स बनते रहें और आपके ह्यूमन बींग्स प्रोडक्टिव ना रहें तो दैट इज ऑल्सो ऑफ नो यूज। बिल्कुल सही बात है ना कि जॉब्स प्रोडक्टिव है लेकिन ह्यूमन बींग्स प्रोडक्टिव नहीं, इसलिए ह्यूमन डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैंने पहले भी आपको बताया था कि अभी आप जस्ट एक ह्यूमन बींग है, जब तक आपको प्रॉपर स्किल्स नहीं मिलेंगी आप एकमात्र ह्यूमन बींग के रहेंगे। लेकिन जब आपको स्किल्स मिल जाएंगी, एजुकेशन मिल जाएगा, हेल्थ आपकी अच्छी रहेगी, तो आप एक ह्यूमन रिसोर्स बन जाएंगे। यू विल बिकम अ ह्यूमन रिसोर्स। एवरी ह्यूमन बीइंग इज नॉट अ ह्यूमन रिसोर्स, है ना। कई लोग तो आतंकवाद का भी काम करते थे, क्या ये ह्यूमन रिसोर्स में आएंगे? नहीं, वो नहीं आएंगे, है ना। कि दे आर नॉट प्रोडक्टिव इनफ, दे आर नॉट प्रोडक्टिव, दे आर डिस्ट्रॉयर्स, दे आर नॉट प्रोड्यूसर्स, दे आर डिस्ट्रॉयर्स। तो सिंपल सी बात है कि आप जब तक प्रोडक्टिव नहीं बनेंगे तब तक आप ह्यूमन रिसोर्स नहीं कहलाएंगे, आप ह्यूमन बीइंग तो बन जाएंगे। तो यू शुड एम एट कन्वर्टिंग योर सेल्फ फ्रॉम ह्यूमन बीइंग टू अ ह्यूमन रिसोर्स। आपको अपने आप को ह्यूमन रिसोर्स प्रोडक्टिव बनाना है। इस देश के लिए कुछ करने के लिए आपको खुद प्रोडक्टिव बनना पड़ेगा, तभी आपकी कोई वैल्यू भी। अदरवाइज जीते मरते तो कई लोग हैं, है ना। तो यू शुड ट्राई टू बिकम दैट। नाउ वी नीड टू मूव टुवर्ड्स यूनिवर्सल हेल्थ केयर एंड यूनिवर्सल एजुकेशन। तो हमको 2 चीज़ों पे ध्यान देना है। देखो मैं आपको सिंपल बता दूं, ह्यूमन रिसोर्स के 3 बेसिक पॉइंट्स होते हैं, कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं।
ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के। पहला होता है हेल्थ, दूसरा होता है एजुकेशन, तीसरा होता है स्किल डेवलपमेंट। ये तीन चीज़ें अगर आपने इंप्रूव कर ली तो आपका ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट हो जाएगा, हेल्थ, एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट। तो हेल्थ के लिए ऑथर ने कहा कि हम केवल 1.5% जीडीपी का खर्चा करते हैं, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर इंडिया में बहुत ज़्यादा है, हमको वो इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है। कल लगभग 2 से 3% अगर हम हेल्थ में इन्वेस्ट करने लगे जीडीपी का तो हम काफ़ी अच्छा कुछ कर सकते हैं। दूसरा इन्होंने बोला एजुकेशन में लगभग 6% का आपको खर्चा करना चाहिए जीडीपी का, लेकिन अभी हम केवल 2 से 3% कर रहे हैं। एटलीस्ट 6% हमको इन्वेस्ट करना चाहिए इन द जीडीपी, कई लोगों ने सजेशन भी दिया है। देन हमको स्किल डेवलपमेंट में भी इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि ऐसी स्किल्स में ट्रेनिंग हो सके जिसमें कि जैसी जॉब्स की ज़रूरत है। तीसरी जो अप्रोच ऑथर ने बताई वह है क्वासी यूनिवर्सल बेसिक इनकम। क्वासी यूनिवर्सल बेसिक इनकम, इसमें इन्होंने ऑथर ने सजेशन दिया है कि इन्होंने पहला सजेशन तो ये दिया है कि आपको कैश ट्रांसफ़र करना है टू ऑल द विमेन अबव द एज ऑफ 20 ईयर्स। एक आपको सेटअप करना पड़ेगा मिनिमम थ्रेशोल्ड, और उस उतना कैश ट्रांसफ़र आपको 20 साल से ऊपर हर महिला को करना चाहिए, है ना, 20 साल से ऊपर की हर एज की महिला को आपको करना चाहिए। दैन दूसरा, आपको मनरेगा के अंतर्गत जो दिनों की संख्या है वो 100 से बढ़ानी चाहिए। तीसरा, आपको एक गारंटी, नेशनल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम चाहिए फॉर द अर्बन एरियाज एज वेल। तो आपको तीसरी एक अर्बन एरियाज के लिए भी नेशनल रूल अर्बन गारंटी स्कीम भी, एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम की भी ज़रूरत है। तो ये तीन चीज़ें सजेस्ट की ऑथर ने थर्ड पिलर के अंतर्गत, ठीक है ना। अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज, ऑथर ने सजेशन दिए जैसे कि फार्मर्स की इनकम को बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए, जो इनइक्वालिटीज़ हैं फार्मर्स में उनको घटाने की कोशिश करना चाहिए, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को स्ट्रेंथन करना चाहिए, है ना। स्टेट्स को ज़्यादा बड़ा रोल देना चाहिए इन द एग्री मार्केटिंग रिफॉर्म। तो एग्री मार्केटिंग रिफॉर्म्स में स्टेट्स को ज़्यादा बड़ा रोल प्रोवाइड करना चाहिए। तो दीज आर द थिंग्स विच ऑथर सजेस्टेड इन ऑर्डर टू रिड्यूस द इनइक्वालिटीज़। वेरी वेरी गुड आर्टिकल, वेरी वेरी गुड आर्टिकल, आप इसको पढ़ें। अब काफ़ी अच्छा मैंने आर्टिकल आपको समझा भी दिया है आई होप, और इन पॉइंट्स को अगर आप ध्यान में रखते हैं तो काफ़ी अच्छा आंसर आप लिख सकते हैं। फ्री एंड अनहिंडर्ड जस्टिस। अब ये जो आर्टिकल है ये लिखा गया है रिगार्डिंग द सुप्रीम कोर्ट्स एक्सेस टू द कॉमन पीपल, इट हैज़ बीन मेड ईजियर बाय वर्चुअल हियरिंग्स। मतलब कि सुप्रीम कोर्ट की जो एक्सेस है कॉमन पीपल को मिल पा रही है बिकॉज ऑफ द वर्चुअल हियरिंग्स। देखो होता क्या है, सुप्रीम कोर्ट आप सबको पता है केवल एक है। सुप्रीम कोर्ट अपनी सर्किट बेंचेस एस्टैब्लिश कर नहीं रहा है। सबसे पहले तो आपके सवाल आना चाहिए कि क्या सुप्रीम कोर्ट अपनी सर्किट बेंचेस एस्टैब्लिश कर सकता है? तो हाँ, सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। अगर आप देखें तो सुप्रीम कोर्ट हैज बीन गिवन दिस पावर, यहां पे देखो लिखा गया है, लिखा हुआ है, in recognition of the same, the Constitution empowered the Chief Justice to hold the sittings of the Supreme Court through circuit benches in places other than Delhi as well. तो कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास कि ही कैन होल्ड द सिटिंग्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट थ्रू सर्किट बेंचेस इन प्लेसेस अदर देन दिल्ली एज वेल। तो दिल्ली के अलावा भी सुप्रीम कोर्ट अगर चाहे तो अपनी सर्किट बेंचेस के थ्रू अपनी सिटिंग्स होल्ड कर सकता है, बट किसी भी चीफ जस्टिस ने अभी तक ये चीज़ नहीं की है। दिस इज द प्रॉब्लम। अदरवाइज कॉन्स्टिट्यूशन हैज गिवन दिस पावर टू द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया टू होल्ड सर्किट बेंचेस एंड ऑल, ठीक है ना। तो होता क्या था कि काफ़ी केवल पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के आसपास के जो लोग थे वही लोग वहाँ पर जाकर अपने केसेस कह पाते थे सुप्रीम कोर्ट में, और दूसरों के लिए जो दूसरे पार्ट में जैसे आंध्र प्रदेश के, तमिलनाडु के, यहाँ के भी काफ़ी ज़्यादा केसेस आते हैं, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट तक नहीं जा सकते क्योंकि एक्सेस नहीं है। तो फेयर एक्सेस नहीं मिल पाती थी, एक लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल पाता था। बट दैट एक्सेस प्रॉब्लम हैज़ गॉन वैनिश्ड बिकॉज ऑफ दिस वर्चुअल हियरिंग्स। जब से ये ज्योग्राफिकल एक्सेस सुप्रीम कोर्ट में एक प्रॉब्लम थी, लेकिन जब से कोविड-19 आया तो वर्चुअल हियरिंग्स होने लगे। तो वर्चुअल हियरिंग से कारण क्या होता है कि जो जस्ट एक लिंक के थ्रू अगर आप चाहें तो यूज़ कर सकते हैं, तो दैट हैज़ बीन मेड वेरी फीजिबल फॉर दोज हु वांटेड टू एक्सेस सुप्रीम कोर्ट एंड वर्चुअली दे कैन डू सो, है ना। अब यहाँ पे ऑथर ने देखो यहाँ पे आगे कई चीज़ें बताई हैं। फॉर एग्जांपल होता क्या था देखो अभी तक कि एक मोनोपोली बना ली थी, जो दिल्ली के आसपास के लॉयर्स रहते थे उन्होंने एक मोनोपोली बना ली थी। ऑब्वियस सी बात है, अगर सुप्रीम कोर्ट केवल दिल्ली में होल्ड कर रहा है तो केवल वहाँ पे वही लोग लॉयर या ये सब बन पाएंगे जो दिल्ली में रह सकते हैं। अब कुछ लोग ऐसे हैं जो कि टैलेंटेड तो हैं लेकिन वो दिल्ली में नहीं रह सकते, रिसाइड नहीं कर सकते, तो वहाँ पे क्या था, बहुत लिमिटेड ऑप्शंस लोगों को मिलते थे, चाहे वो लॉयर्स के हों, चाहे जो भी दिल्ली बार प्रोवाइड करता था, केवल वही लोग ऑप्शन रह जाते थे, है ना। और छोटे मोटे जो लोग हैं वो भी खुद को एडवोकेट बोलते थे, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, सुप्रीम कोर्ट, ये सब सुप्रीम कोर्ट के हैं, ये सब बोलते थे। लेकिन इसका रीज़न ये है कि कॉम्पिटिशन बहुत कम है वहाँ पे, है ना, कॉम्पिटिशन कम है, इसलिए वो लोग यहाँ पे उसको करके रखे हुए हैं। नाउ ज्योग्राफिकल कंस्ट्रेंट्स मीन दैट
appearing before the Supreme Court has inescapably became the domain of selected few lawyers in around Delhi। देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है यही चीज। ज्योग्राफिकल कंस्ट्रेंट का मतलब होता है कि सुप्रीम कोर्ट हैज inescapably become the domain of selected few lawyers in and around Delhi। तो दिल्ली के अराउंड और दिल्ली वाले ही जो फ्यू लॉयर्स हैं उन्हीं की डोमेन बन के रह चुका है सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो वो चीज़ भी जो है वर्चुअल हियरिंग से जो है वो प्रॉब्लम दूर हुई है। पैंडेमिक के कारण कई लोगों ने मतलब सुप्रीम कोर्ट वाज कंपेल्ड टू होल्ड दिस वर्चुअल सेशंस एंड इसके कारण जो लिटिगेंट्स हैं दे हैव नाउ ऑप्शन टू इंगेज द लॉयर लोकल लॉयर ऑफ देयर ओन चॉइस एंड कन्वीनियंस इंक्लूडिंग द सेम लॉयर हु आर्ग्यूड देयर केस बिफोर द लोअर कोर्ट। तो मतलब कि वो अपने जो लोग हैं लिटिगेंट्स हैं वो अपने लॉयर्स के थ्रू जो उनके लोकल लॉयर हैं उनके थ्रू कन्वीनियंस में वहाँ उनके थ्रू वो सिटिंग्स में बैठ सकते हैं। वर्चुअल हियरिंग्स काफ़ी है अच्छी हैं। दे आर नॉट द परफेक्ट अल्टरनेटिव्स, वो परफेक्ट अल्टरनेटिव नहीं है लेकिन उनको जारी रखना चाहिए। दिस इज़ व्हाट द ऑथर सेज। लॉ कमीशन ने भी कई बार ये चीज़ बोला कि सर्किट बेंचेस इनको करनी चाहिए, पर जब तक सर्किट बेंचेस नहीं बन रही तब तक ये क्या कर सकते हैं कि इस तरीके से जो वर्चुअल हियरिंग्स इनका यूज़ कर सकते हैं। सो दैट इज़ द थिंग which was important in this article. I hope you got clarity regarding the same. आगे मूव करते हैं, देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स है इसके अलावा। सो यू कैन मूव विद मी। फार्म यूनियंस प्रोटेक्ट डायरेक्ट पेमेंट ऑर्डर इशूड बाय एफसीआई। तो यहाँ पर एफसीआई ने एक ऑर्डर दिया है। रिसेंटली ऑर्डर्स फ्रॉम द फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हैव लेड टू न्यू फ्लैश पॉइंट इन द ऑनगोइंग फार्मर्स प्रोटेस्ट। एक नई लड़ाई चालू करवा दी है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने, है ना। और यहाँ पे फार्म यूनियंस आर वार्निंग दैट द सेंटर्स इंसिस्टेंस ऑन डायरेक्ट पेमेंट एंड टेनेंसी डॉक्यूमेंटेशन कुड डिरेल द क्रॉप प्रोक्योरमेंट प्रोसेस। तो उन्होंने फार्म यूनियंस ने कहा है कि जो सेंटर ने एक प्रोसेस स्टार्ट करवाई है डायरेक्ट पेमेंट की और टेनेंसी डॉक्यूमेंटेशन की, ये जो है पूरे क्रॉप प्रोक्योरमेंट प्रोसेस को डिरेल कर सकती है। तो दैट इज द थिंग विच ऑथर हैज सेड हियर। यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के बारे में। अब सबसे पहले देखो सवाल ये है कि लोग इसका अपोज क्यों करें। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि एफसीआई का ये कहना था, एफसीआई ने ये कहा कि अगर आप डायरेक्ट पेमेंट करते हो फार्मर्स के बैंक अकाउंट में एंड यू बाईपास द पावरफुल अरहतियाज, तो अरहतियाज को अगर आप क्या करते हो बाईपास कर देते हो तो बेसिकली दैट लीड्स टू मोर ट्रांसपेरेंसी एंड ऑल। बट सिंस अरहतियाज जो है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं पंजाब हरियाणा, स्पेशली पंजाब हरियाणा रीजन में, तो उन्होंने इसका पूरा अपोज किया। तो वही वाली बात है, मिडिल मैन ने अपोज किया है इसका और कहा है कि हमको आप बाईपास नहीं करो, है ना, एंड ये ऑर्डर्स टेक बैक दीज ऑर्डर्स एंड ऑल। ठीक है ना, तो यहाँ पर ऑथर ने ये चीज़ बोली है। तो नाउ एफसीआई के बारे में अगर आपको पता नहीं है तो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है इट्स एन ऑर्गेनाइजेशन क्रिएटेड एंड रन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्रिएटेड एंड रन इंस्टीट्यूशन है एंड इट इज़ अ स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर द ओनरशिप ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। ये मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंतर्गत आती है। एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर्म्ड इट बाय इनैक्टमेंट ऑफ फूड कॉर्पोरेशन एक्ट 1964। तो इसको फूड कॉर्पोरेशन एक्ट 1964 के तहत बनाया गया था। ये भी आप चीज़ याद रखिए। दिस इज अनदर थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। आईएनएस विराट नाउ प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ शिप ब्रेकर। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन गया था जिसमें कहा गया था कि आईएनएस विराट को एक म्यूजियम में कन्वर्ट कर देना चाहिए। बट नाउ सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिंस इट हैज़ बीन परचेज्ड बाय अ प्राइवेट बॉडी, दो ये एक प्राइवेट प्रॉपर्टी बन जाती है एंड दिस इज द प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ अ शिप ब्रेकर नाउ। एंड उसने 40% ऑफ इट्स बॉडी हैज़ ऑलरेडी बीन स्क्रैप्ड। तो उसने 40% को ऑलरेडी टर्न डाउन कर दिया है बॉडी को। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वी understand your sentiments but now it cannot be converted into a museum, it has already been converted into scrap, है ना। तो ये आपको याद होना चाहिए। श्रीराम ग्रुप गुजरात बेस्ड है, शिप ब्रेकिंग फर्म है एंड उसने इसको लिया था। तो थोड़ा सा मैं आईएनएस विराट के बारे में बता दूं। आईएनएस विराट जो है इट इज़ अ सेंटोर क्लास एयरक्राफ्ट कैरियर, सेंटोर क्लास एयरक्राफ्ट कैरियर, सेंटोर क्लास एयरक्राफ्ट कैरियर है एंड दिस वाज कमीशन। वैसे ओरिजिनली ये 1959 में रॉयल नेवी एचएमएस हर्मीज के नाम से कमीशन हुआ था। एचएमएस हर्मीज़ के नाम से, एचएमएस हर्मीज़ के नाम से कमीशन हुआ था और 1987 में ये फिर इंडिया को दिया गया था। इट वाज डीकमीशन्ड इन 1984, सोल्ड टू इंडिया इन 1987 और आईएनएस विराट को हमने कमीशन किया था 1987 में। ठीक है ना, तो लगभग 1987 के बाद 30 साल तक ये सर्व किया इंडिया में, 30 साल तक लगभग सर्व किया। ठीक है ना, एचएमएस हर्मीज़ इसको बोला जाता था। तो ये भी आपको चीज़ थोड़ा सा याद रखनी है। दिस इज अनदर विच इज़ इम्पॉर्टेंट।
रेलवे कंप्लीट्स द आर्क क्लोजर ऑफ चेनाब ब्रिज। तो रेलवे ने कंप्लीट कर लिया आर्क क्लोजर जो चेनाब ब्रिज का है उसको। सो रेलवे हैज कंप्लीटेड द आर्क क्लोजर ऑफ 1315 मीटर चेनाब ब्रिज। ये कितना है? 1315 मीटर चेनाब ब्रिज, विच इज द वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेलवे ब्रिज। इट इज द वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेलवे ब्रिज, आप याद रखिएगा, इट इज द वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेलवे ब्रिज, टर्मिंग इट वन ऑफ द बिगेस्ट सिविल इंजीनियरिंग चैलेंजेस। काफ़ी बड़ा सिविल इंजीनियरिंग चैलेंज, क्योंकि इसमें एक आर्क बनता है। देखो आर्क बनता है, इस आर्क का क्लोजर, ये क्लोजर जो ये वाला पार्ट होता है ना, ये बनाना बहुत टफ होता है किसी भी कंस्ट्रक्शन मार्वल ही अपने आप में ये। सो दिस इज द थिंग, एंड दिस 359 मीटर अबव द रिवर बेड लेवल, द ब्रिज वुड बी 35 मीटर्स हायर देन द आईफिल टावर इन पेरिस। तो ये लगभग 35 मीटर बड़ा रहेगा देन द आईफिल टावर विच इज इन पेरिस, उससे लगभग 35 मीटर बड़ा रहेगा। चेनाब ब्रिज है, इट इज़ पार्ट ऑफ ऊधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट। किसका पार्ट है? ये ऊधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट का पार्ट है। तो दैट इज अनदर थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग द सेम। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स हैं। तो यहाँ पे अफगान प्रेसिडेंट टू अनवील अ न्यू पीस प्रपोजल। तो अफगानिस्तान के जो प्रेसिडेंट हैं, जो अशरफ घनी हैं, अफगानिस्तान प्रेसिडेंट, उन्होंने एक 3 pronged स्ट्रैटेजी, 3 स्टेज प्रपोजल दिया है। ही हैज़ प्रपोज्ड अ 3 स्टेज प्रपोजल। देखो लिखा हुआ है नाउ 3 स्टेज प्रपोजल में क्या है। फर्स्ट इज रीचिंग अ पॉलिटिकल सेटलमेंट विद द तालिबान, रीचिंग अ पॉलिटिकल सेटलमेंट विद तालिबान। दूसरा है अनाउंसिंग एन इंटरनेशनली मॉनिटर्ड सीज फायर, एक सीज फायर को अनाउंस करना। पहला एक तालिबान के साथ एक सेटलमेंट करना, देन एक सीज फायर करना। देन थर्ड, ही देन प्रपोजेस होल्डिंग एन अर्ली प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, अर्ली प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इन विच द तालिबान को टेक पार्ट, तालिबान जिसमें टेक पार्ट ले सकता है, टू फॉर्म अ गवर्नमेंट ऑफ पीस, ताकि गवर्नमेंट ऑफ पीस बन सके। ठीक है ना, दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। 3 स्टेज प्रपोजल इन्होंने दिया। अब 1 मई को अमेरिका को यहाँ से विड्रॉ करना था, बट दैट इज नॉट पॉसिबल। जो बाइडन ने भी कहा है कि ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि 1 मई को हम वहाँ से विड्रॉ कर लें। ठीक है, आगे मूव करते हैं। तो पुतिन साइंस लॉ दैट कुड कीप हिम इन ऑफिस टिल 2036। तो यहाँ पर बेसिकली कहना चाहिए कि जो व्लादिमीर पुतिन जी हैं, उन्होंने कुछ ऐसा कर दिया है कि अब वो 2036 तक प्रेसिडेंट बन सकते हैं। तो वैसे उनके ऊपर जो टर्म्स थे वो लगे हुए थे। ही हैज़ बीन इन पावर फॉर मोर देन 2 decades नाउ, है ना, एंड नाउ ही हैज साइंड दिस चेंज इन लॉ, जिसके तहत जो 2 टर्म का जो कंस्ट्रेंट है वो रिमूव कर दिया गया है। एंड ही कैन ऑल्सो सिट फॉर द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इन 2024, 2024 में वहाँ प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होने वाला है, उसमें भी वो बैठेंगे। मैन्युफैक्चरिंग PMI डिप्स टू 7 month लो। अब मैन्युफैक्चरिंग PMI जो है वो निकालता, कंपाइल कौन करता है? IHS मार्केट ग्रुप, याद रखिएगा IHS मार्केट ग्रुप करता है। IHS मार्केट ग्रुप कहाँ लोकेटेड है? ये लंदन में लोकेटेड है। IHS मार्केट ग्रुप इज लोकेटेड इन लंदन। इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1959। तो IHS मार्केट ग्रुप 1959 में बना था। एंड याद रखिएगा PMI डेटा जो है इज पब्लिश्ड बाय जापानीज फर्म निक्की। वैसे तो ये जापानीज फर्म निक्की इसको निकालती, पब्लिश करती है, लेकिन कंपाइल करने का काम IHS मार्केट का है। ठीक है ना, ये भी याद रखिएगा। इसको पब्लिश निक्की करती है, लेकिन पब्लिश करने का काम इसका निक्की का है, लेकिन इसको कंपाइल करने का काम IHS मार्केट का है। अब इसमें वैल्यू होती है 50 से ऊपर अगर है तो एक्सपेंशनरी, 50 से अगर नीचे है तो कॉन्ट्रैक्शनरी। ये भी आप याद रखिएगा, 50 से ऊपर एक्सपेंशनरी, 50 से नीचे कॉन्ट्रैक्शनरी। सो दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। एंड ये 7 month लो पर डिप कर गया है। सो दैट इज इट फॉर द डे फ्रेंड्स। आई होप यू लाइक आवर वीडियो। प्लीज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।